वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। तो चलिए तैयार हो जाइए आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरों को जानने के लिए। हम साथ मिलकर देखेंगे 17 जनवरी 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो हमारे देश के लिए, हम सब के लिए बहुत मायने रखते हैं, हमारे राष्ट्रीय गौरव और हमारी विरासत से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खास तारीख से। एक सवाल है आप सबके लिए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? क्या आपको पता है? ऑप्शंस है 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 12 जनवरी। और अगर आपने 15 जनवरी सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, यही वो ऐतिहासिक दिन है जब हम सब अपने बहादुर सैनिकों के जज्बे और समर्पण को दिल से सलाम करते हैं। देखिए, ये दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये हमारे सैनिकों के साहस और उनकी कुर्बानी का सम्मान है। और पता है, इस साल तो कुछ बहुत ही खास हुआ। इतिहास में पहली बार सेना दिवस की परेड जयपुर में आयोजित की गई। ये एक बहुत बड़ा और शानदार बदलाव है जो हमारी सेना को हम सबके और भी करीब लाता है। अच्छा, अब देश की सुरक्षा से आगे बढ़कर जरा देश की आर्थिक सेहत पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि हाल ही में कौन सी बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं और कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं जो देश को एक नई दिशा दे रही हैं। तो जब बात एक्सपोर्ट्स की आती है, यानी निर्यात की, तो कौन सा राज्य है जो सबसे आगे है? नीति आयोग की 2024 की एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स के हिसाब से क्या वो गुजरात है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? और इस रेस में बाजी मारी है महाराष्ट्र ने। जी हाँ, इस इंडेक्स में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया है और इसके ठीक पीछे हैं तमिलनाडु और गुजरात। ये दिखाता है कि इन राज्यों की आर्थिक नींव कितनी मजबूत है। पर महाराष्ट्र सिर्फ निर्यात में ही आगे नहीं है, ये तो प्याज और अंगूर के उत्पादन का पावर हाउस है। और हाल ही में यहाँ सांझा शक्ति सैन्य अभ्यास भी हुआ था। मतलब ये वाकई में एक हरफनमौला राज्य है। चलिए अब फटाफट कुछ बड़े ओहदों पर हुए बदलावों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर अब वायुसेना में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया की कमान संभाल रहे हैं। तो चलिए अब अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर क्या कुछ खास चल रहा है। दुनिया भर से ना हमारे पास दो बिल्कुल अलग तरह की खबरें हैं। एक तरफ तो अरीना रॉय हैं जिन्होंने माउंट एकोनकागुआ की चोटी फतेह कर ली। वाह, क्या कमाल की उपलब्धि है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस एक बहुत बड़ी जनसांख्यिकीय चुनौती से जूझ रहा है, जहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जन्म से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो अमेरिका ने हाल ही में अपनी वीजा पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। आपको क्या लगता है, उन्होंने कितने देशों पर पाबंदी लगाई है? 75, 50, 100 या 25? सही जवाब है 75। ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसका असर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और रूस जैसे कई देशों पर पड़ रहा है। ये एक ऐसा फैसला है जिसके नतीजे हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स में आगे भी देखने को मिलेंगे। अब जरा आगे की सोचते हैं, देखते हैं कि भविष्य में कौन से मजेदार इवेंट्स और नई पहल होने वाली है जिन पर हमारी नजर रहनी चाहिए। देखिए, भविष्य तो इनोवेशन का ही है, चाहे वो खाने पीने की दुनिया हो या फिर हेल्थ केयर। कोच्चि 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा है, तो वहीं ओडिशा क्रॉनिक किडनी रोग के लिए भारत का पहला पेशेंट रजिस्टर शुरू करके हेल्थ केयर में एक बड़ा कदम उठा रहा है। ओके, तो अब बारी है आपकी। आ गया है हमारा मजेदार सेक्शन, आज का होमवर्क। पिछली बार हमने पूछा था कि भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करेगा, और आप में से बहुत से लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, ये जियो है। आप सबके शानदार पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत बधाई। और अब आज का सवाल, हाल ही में मकरविलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया था? अपने जवाब नीचे कॉमेंट्स में जरूर लिखिएगा, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज के करंट अफेयर्स का पूरा राउंड अप। हमारे साथ जुड़ने और सीखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो टारगेट एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वो जो घंटी वाला आइकॉन है ना, उससे भी दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और एक और ज़रूरी बात, आज की सारी जानकारी की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक कि भारत के अंदर क्या कुछ खास चल रहा है। तो कल था 15 जनवरी, यानी भारतीय सेना दिवस।
ये दिन हमारे सैनिकों के साहस, उनके अनुशासन और बलिदान को सलाम करने का दिन है। लेकिन इस बार का आर्मी डे कुछ खास था। ऐसा क्या हुआ जिसने इसे ऐतिहासिक बना दिया? ये पहली बार हुआ, इतिहास में पहली बार, कि आर्मी डे की जो मेन परेड होती है वो किसी मिलिट्री कैंटोनमेंट में नहीं बल्कि जयपुर में, मतलब पब्लिक के बीच हुई। और ये सिर्फ एक जगह का बदलाव नहीं है, आप समझिए, ये एक कोशिश है सेना को आम लोगों के और करीब लाने की, जिससे वो जुड़ाव और मजबूत हो। अच्छा, अब आते हैं इकोनॉमी पर। नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट आई है और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल सामने आया है। एक्सपोर्ट्स के लिए, यानी देश से बाहर सामान भेजने के मामले में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा तैयार है? और इसका जवाब है महाराष्ट्र। जी हां, नीति आयोग का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 है, उसमें महाराष्ट्र ने बाजी मार ली है, टॉप पर है। उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु और फिर गुजरात का। तो आखिर महाराष्ट्र सबसे आगे क्यों है? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो खेती में ये बहुत मजबूत है, प्याज और अंगूर का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। फिर इसका साइज भी बहुत बड़ा है, एरिया के हिसाब से तीसरा और आबादी के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। मतलब ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस है जो ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए एकदम तैयार है। चलिए, अब बड़ी बड़ी घटनाओं से हटकर उन लोगों पर फोकस करते हैं जो आज सुर्खियों में हैं। एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है। हरियाणा के जो पूर्व डीजीपी थे शत्रुजीत सिंह कपूर, उन्हें अब आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का नया चीफ बनाया गया है। ये एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है क्योंकि ये भारत की सबसे मुश्किल सीमाओं में से एक की सुरक्षा से जुड़ी है। और अब एक ऐसी उपलब्धि के बारे में बात करते हैं जो वाकई कमाल की है। पवन कल्याण पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्हें एक बहुत ही रेयर समुराई मार्शल आर्ट ऑनर मिला है। ये सच में एक बड़ी कल्चरल अचीवमेंट है। उन्हें ये सम्मान मिला है केंजुत्सु के लिए। ये क्या है? ये जापानी तलवारबाजी की एक कला है जो सदियों पुरानी है और बहुत ही ज्यादा सम्मानित मानी जाती है। और भी कुछ नाम हैं जो आज चर्चा में हैं, जैसे कि कानून की दुनिया में जस्टिस सुजॉय पाल अब कोलकाता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस हैं। बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो विकास चड्ढा को टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का ग्लोबल सीईओ बनाया गया है। और एडवेंचर की दुनिया से भी एक खबर है, भारतीय पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने माउंट एकोनकागुआ की चोटी फतेह कर ली है। चलिए, अब थोड़ा देश से बाहर की खबरों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या हो रहा है। अब एक ऐसी खबर जो सच में सोचने वाली है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार यूरोप के एक बड़े देश में जन्म से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कौन सा देश है? ये देश है फ्रांस। जी हां, फ्रांस में एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जन्म दर से ज्यादा मृत्यु दर। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर वहां के समाज पर, इकोनॉमी पर और उस देश के भविष्य पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। अब स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 75, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी खबर है। 75 ये उन देशों की संख्या है जिन पर अमेरिका ने वीजा बैन लगा दिया है। और इस लिस्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और रूस जैसे देश भी शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन है जिसका असर दुनिया भर के लाखों लोगों की ट्रैवल प्लानिंग और इंटरनेशनल रिलेशंस पर पड़ेगा। और आखिर में चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है जिसकी घोषणा आज हुई है। आगे की बात करें तो 2 बड़ी चीजें होने वाली हैं। हेल्थ केयर में 31 मार्च को ओडिशा एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीजों के लिए देश का पहला पेशेंट रजिस्टर लॉन्च करेगा। और दूसरी तरफ बिजनेस की दुनिया में कोची 2026 में इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाला है, जो ग्लोबल ट्रेड में भारत की इंपॉर्टेंस को और बढ़ाएगा। तो आज हमने राष्ट्रीय गौरव से लेकर आर्थिक ताकत तक और व्यक्तिगत कामयाबियों से लेकर दुनिया में हो रहे बड़े बदलावों तक सब पर नजर डाली। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इन सारी खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये हमारे आने वाले कल के बारे में क्या बताती हैं। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, चलिए आज की ताज़ा खबरों के साथ अपने ज्ञान को परखते हैं। ये एक छोटा सा क्विज है, देखते हैं हाल की घटनाओं पर हमारी पकड़ कितनी मजबूत है। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं देश के अंदर की कुछ बड़ी और अहम खबरों की। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 9 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 26 जनवरी। सोचिए जरा, क्या हो सकता है सही जवाब? और
सही जवाब है 15 जनवरी। ये दिन हमारे बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान को सलाम करने का दिन है। और हाँ, इस साल एक बहुत ही खास बात हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि सेना दिवस की परेड किसी कैंटोनमेंट के अंदर नहीं, बल्कि जयपुर में सबके सामने आयोजित की गई। मतलब आम लोग भी इसका हिस्सा बन पाए। वैसे जनवरी का महीना और भी कई वजहों से खास है। जैसे 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर होता है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो देश के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का दिन है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। सवाल है कि नीति आयोग की जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 आई है, उसमें किस राज्य ने टॉप किया है? क्या वो गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? और इस लिस्ट में बाजी मारी है महाराष्ट्र ने। उसके ठीक पीछे दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे पर गुजरात रहा। ये इंडेक्स असल में ये बताता है कि कौन सा राज्य एक्सपोर्ट के लिए कितना तैयार है, और ये देश की आर्थिक तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि टॉप 3 राज्यों में मुकाबला कितना कड़ा है। महाराष्ट्र अपनी मजबूत नीतियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सबसे आगे निकल गया। चलिए अब अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हैं और उन लोगों पर नजर डालते हैं जो हाल ही में अपनी नई भूमिकाओं और सम्मान के लिए चर्चा में रहे। अगला सवाल सुरक्षा बलों से जुड़ा हुआ है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए चीफ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है शत्रुजीत सिंह कपूर। आपको बता दें कि आईटीबीपी प्रमुख बनने से ठीक पहले वो हरियाणा के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक थे, तो जाहिर है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। अब एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखे सम्मान की बात करते हैं। वो कौन से पहले भारतीय हैं जिन्हें प्रतिष्ठित समुराई मार्शल आर्ट सम्मान मिला है? ये सम्मान मिला है जाने माने अभिनेता और राजनेता पवन कल्याण को। उन्हें ये अवार्ड जापानी तलवारबाजी की एक बहुत पुरानी कला है केंजुत्सु, उसमें उनकी महारत के लिए दिया गया है। वाकई एक बहुत ही अनूठी उपलब्धि है ये। तो चलिए अब देश की सरहदों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया में क्या कुछ अहम चल रहा है। ये सवाल एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकीय बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। वो कौन सा बड़ा यूरोपीय देश है जहां हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जन्म लेने वालों से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं? और इसका जवाब है फ्रांस। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है और शायद एक चिंताजनक मोड़ भी। ये वहां की घटती आबादी और भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का एक बहुत बड़ा संकेत है। और अब हम आ गए हैं आज के आखिरी सवाल पर। हमारा आज का आखिरी सवाल भारत और फ्रांस के बीच के गहरे सांस्कृतिक रिश्तों से जुड़ा है। सवाल है, हाल ही में फ्रांस में किस महान तमिल कवि की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका जवाब है महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर। उन्हें उनके विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ तिरुकुरल के लिए जाना जाता है। इसी जानकारी के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे। भारत की आज़ादी ये कोई 1-2 दिन या कुछ बड़े आंदोलनों की कहानी नहीं है। ये एक पूरे देश की कहानी है जो 42 साल तक चली। एक ऐसी गाथा जो एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई और एक नए राष्ट्र के जन्म के साथ खत्म हुई। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को कुछ ही मिनटों में फिर से जीते हैं। तो ये है हमारे सफर का नक्शा। 1905 में जब एक चिंगारी भड़की, वहां से लेकर 1947 में आज़ादी की सुबह तक। ये सिर्फ 2 तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरे देश के जुनून, संघर्ष और कुर्बानियों की दास्तां हैं। चलिए सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि बड़े बड़े तूफान की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी हलचल से होती है। भारत के लिए वो हलचल थी 1905 में बंगाल का बंटवारा। अंग्रेजों के लिए तो ये बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था, नक्शे पर एक लकीर ही तो खींचनी थी। पर बंगाल के लोगों के लिए ये उनके दिल पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी पहचान पर एक हमला था। और बस इसी दर्द से एक ऐसे आंदोलन का जन्म हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो बंटवारे के जवाब में कलकत्ता के टाउन हॉल से एक आवाज गूंजी, स्वदेशी। इसका मतलब सीधा था, अपने देश का अपनाओ, विदेशी सामानों को हटाओ। मैनचेस्टर से आने वाले कपड़ों की जगह खादी ने ले ली, विदेशी साबुन की जगह देसी साबुन इस्तेमाल होने लगे, और तो और अंग्रेजी स्कूलों की जगह नेशनल स्कूल खुलने लगे। ये सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की लड़ाई थी।
और फिर आया 16 अक्टूबर, जिस दिन बंटवारे को लागू किया गया। उस दिन को शोक का दिन नहीं बल्कि एकता का दिन बनाया गया और जरिया बना रक्षा बंधन का त्योहार। उस दिन बंगाल में हजारों हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। ये अंग्रेजों के लिए एक सीधा संदेश था कि तुम हमें कागज पर बांट सकते हो, दिलों से नहीं। क्या कमाल का और भावनात्मक प्रदर्शन था ये। लेकिन जब कोई आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है ना, तो अंदर ही अंदर अलग अलग विचार भी पनपने लगते हैं। 1907 में सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन में यही हुआ। एक तरफ थे नरम दल के नेता जो चिट्ठियां लिखने और सुधारों में यकीन रखते थे, और दूसरी तरफ थी गरम दल की तिकड़ी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। उनका साफ कहना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। अब अंग्रेजों ने जब ये एकता देखी तो उन्होंने अपना सबसे पुराना हथियार निकाला, बांटो और राज करो। 1909 में वो मॉर्ले मिंटो सुधार लेकर आए, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। मतलब कुछ सीटों पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे और उन्हें वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देंगे। यहीं से भारतीय राजनीति में धर्म के आधार पर बंटवारे का वो बीज बोया गया, जिसके नतीजे आगे चलकर बहुत खतरनाक हुए। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। साल था 1915। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह का लोहा मनवाने के बाद भारत की धरती पर कदम रखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। वो अपने साथ संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका लेकर आए थे, अहिंसा। उनके आने से आज़ादी की लड़ाई का चेहरा ही बदल गया। अब यह आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का नहीं बल्कि हर आम आदमी का आंदोलन बनने वाला था। गांधी जी के आते ही ना चीजें तेजी से बदलने लगीं। 1916 में लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आ गए। उसी साल एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग से 100 शासन की मांग को और तेज कर दिया। लेकिन गांधी की असली ताकत पहली बार दिखी 1917 ने, बिहार के चंपारण में, जहां उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों के हक के लिए भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया और जीता भी। पहले वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने अंग्रेजों का खूब साथ दिया था, इस उम्मीद में कि जंग के बाद उन्हें कुछ अधिकार मिलेंगे। लेकिन इनाम की जगह मिला रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो अंग्रेजी सरकार को यह हक देता था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। मतलब ना अपील, ना दलील, ना वकील। इस कानून के खिलाफ पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा। इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर लिखे नंबर नहीं होती, वो एक गहरा जख्म बन जाती हैं। 13 अप्रैल 1919 ऐसी ही एक तारीख है। चलिए एक पल के लिए इस तारीख पर ठहरते हैं और उस दिन को याद करते हैं जिसने भारत के इतिहास पर एक कभी ना मिटने वाला दाग लगा दिया। अमृतसर का जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हजारों लोग शांति से जमा हुए थे। उनमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सब थे, सब निहत्थ थे। तभी जनरल डायर के एक हुक्म पर अंग्रेज सैनिकों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। न जाने कितने लोग मारे गए। इस वहशीपन ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया और अंग्रेजों के इंसाफ से जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने 1920 में अपना पहला देशव्यापी आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। पर 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। इस हिंसा की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि देश अभी एक बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। चौरी चौरा के बाद आंदोलन में कुछ ठहराव सा आ गया, पर आज़ादी की लौ बुझी नहीं थी, बल्कि अब ये और तेज होने वाली थी। अब तक कांग्रेस का लक्ष्य था डोमिनियन स्टेटस, मतलब अंग्रेजी राज के अंदर ही अपना शासन। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं के लिए ये लक्ष्य अब छोटा पड़ गया था। देश अब पूरी आज़ादी यानी पूर्ण स्वराज चाहता था। और फिर इस मांग को जमीन पर उतारने का सिलसिला शुरू हुआ, स्टेप बाय स्टेप। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो जाहिर है पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंज उठे। फिर 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना ऑफिशियल लक्ष्य बना लिया। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 1930 में गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू किया। आप सोचिए, गांधी जी ने विरोध के लिए नमक को ही क्यों चुना? क्योंकि नमक हर घर की, हर गरीब की जरूरत थी और अंग्रेज सरकार ने उसी पर टैक्स लगा रखा था। तो जब गांधी जी ने दांडी के साहिल पर एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून तोड़ा, तो ये सिर्फ नमक उठाना नहीं था,
उन्होंने कहा था, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। और सच में उस एक मुट्ठी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेजों ने बिना भारतीय नेताओं से पूछे भारत को भी इस जंग में ढकेल दिया। मतलब एक तरफ तो वो दुनिया में लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ भारत को गुलाम बनाए हुए थे। इसी दोहरे रवैये ने आज़ादी की लड़ाई को उसके आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में पहुंचा दिया। अब वक्त आ गया था आर पार की लड़ाई का। युद्ध में उलझे ब्रिटेन पर दबाव बनाने का यह सही मौका था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया और देश को एक मंत्र दिया, करो या मरो। यह अंग्रेजों के लिए एक सीधी और आखिरी चेतावनी थी। सरकार ने फौरन सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, पर यह आंदोलन खुद ब खुद पूरे देश में फैल गया। वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते अंग्रेजों को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। तो मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसका काम था सत्ता के हस्तांतरण यानी पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया पर बातचीत करना। लेकिन तब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि ये मिशन भी नाकाम रहा। कैबिनेट मिशन के फेल होने और देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बाद बंटवारा लगभग तय हो चुका था। फिर आए नए वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन, जिन्हें यह काम सौंपा गया कि वो जल्द से जल्द पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ और 2 नए देशों का जन्म हुआ। और ये थे वो आखिरी कदम। 3 जून 1947 को माउंटबैटन ने भारत के बंटवारे का प्लान पेश किया। 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करके इस पर कानूनी मुहर लगा दी। और फिर 14 और 15 अगस्त की आधी रात को सत्ता का हस्तांतरण हुआ और भारत में ब्रिटिश राज का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। 15 अगस्त 1945, स्वतंत्रता। बस एक शब्द, लेकिन इस एक शब्द के लिए पीढ़ियों ने संघर्ष किया था, लाखों ने कुर्बानियां दी थीं। ये उस 42 साल के लंबे सफर का अंत था जो 1905 की एक चिंगारी से शुरू हुआ था। एक सपना जो उस दिन सच हुआ था। लेकिन हर सपने की एक कीमत होती है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आज़ादी की कीमत क्या थी, सवाल ये भी है कि उस भारी कीमत पर मिली आज़ादी को हम आज कैसे सहेज रहे हैं। बंटवारे के जख्मों के साथ जन्मे इस देश ने क्या हासिल किया और क्या खोया, इसका हिसाब शायद इतिहास हमेशा करता रहेगा। सोचने वाली बात है।